नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोविड के संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की मौजूदगी 100% किए जाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। बता दें कि पिछले साल कोविड के चलते सचिवालय समेत सभी सरकारी दफ्तरों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में कमी कर दी गई थी और इस समय कर्मचारियों की उपस्थिति 75% तक सीमित की गई थी, लेकिन अब 100% यानी कि सभी कर्मचारी एक ही समय में अपने अपने दफ्तर आ पाएंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजकीय अस्पताल डोईवाला में कुछ लोगों को फर्जी आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड जारी करने के मामले को गंभीरता से लिया है और देहरादून के डीएम को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि राजेश द्विवेदी ने यह शिकायती पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि राजकीय हॉस्पिटल डोईवाला में अटल आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप आयोजित किया गया था। इसमें प्रार्थी ने पत्नी और 2 बेटों के साथ आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनवाए। वहां कैंप में मौजूद व्यक्ति ने प्रति कार्ड 70 रुपए देकर सभी सदस्यों के कार्ड बना लिए थे। जब प्रार्थी ने इन कार्डों का सत्यापन pmj.gov.in के जरिए करवाया तो चारों कार्ड फर्जी पाए गए। अब बात करते हैं हरिद्वार कुंभ की, जो इस बार सिर्फ 30 दिन का ही होगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि कुंभ को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं, तो वहीं बड़े स्नान के दिन कोई ट्रेन भी नहीं आएगी। साथ ही नई बसों को चलाने के लिए परमिशन लेनी होगी। स्पष्ट है, कुंभ का पीरियड जो है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए थे कि कुंभ का पीरियड कम किया जाए। तो कुंभ का पीरियड 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया गया। ट्रेनों के संचालन के लिए स्पष्ट किया गया कि कोई विशेष ट्रेन आप नहीं चलाएंगे। और जो मुख्य स्नान दिवस हैं, जब शाही स्नान होते हैं, तो उसमें भी रिक्वेस्ट की गई है कि ट्रेन सब न चलाएं, लेकिन इवैक्यूएशन। चमोली आपदा में अब तक 58 शव मिल चुके हैं। तपोवन टनल से आज 2 और शव मिले। टनल से रिकवर हो चुके हैं कुल 11 शव, जिनमें से अब तक अगर कुल शवों की बात की जाए तो कुल 58 शव मिल चुके हैं, जिनमें से 30 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। टनल के अंदर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि टनल के अंदर कीचड़ और पानी आने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं तपोवन टनल के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर डोजर से मलबा हटाया जा रहा है और काफी पानी और मलबा अंदर आ जाने की वजह से कीचड़ पानी के चलते यहां पर दिक्कतें बढ़ी हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाने में जो रफ्तार है वो कम हो रही है। डोजर के जरिए यहां मलबा हटाया जा रहा है। जब से हम लगे हुए हैं, पूरा दिन रात हमारी मशीनें यहाँ पे चल रही है। जितना माल निकालते हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे फिर इकट्ठा हो जाता है। जितने देर में हम एक बॉकेट बाहर लेके जाते हैं उतनी देर में वहाँ पे फिर माल इकट्ठा हो जा रहा है। तो धीरे धीरे वो बढ़ ही रहा है माल, जैसे आगे निकालते हैं। अंदर पानी भी आ रहा है, दिक्कत हो रहा है। अंदर पानी आ रहा है क्या? पानी आ रहा है जी। आज से पानी शुरू हो गया है अभी यहाँ से। तो रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है इस पानी से? बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है जी। जितना माल निकालते हैं आधा रास्ते में गिर जा रहा है, तो बहुत दिक्कत आ रही है। टनल के अंदर रेस्क्यू के दौरान जहां कीचड़ मलबा आने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको कम करने के लिए बैराज साइड में स्लश पंप के जरिए पानी और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि ये राहत और बचाव का काम चलता रहेगा और हम आखिरी शख्स के मिलने तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखेंगे। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे जोशीमठ तपोवन रैनी क्षेत्र में जितने भी आपदा के ऑपरेशन चल रहे हैं वो निरंतर चलते रहेंगे, चाहे वो सर्च ऑपरेशन हो, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन हो, चाहे रिलीफ ऑपरेशन हो। मैंने इतना कहा है कि जो मलबा है, जो हमें जिस मलबे में हमें पिछले 3-4 दिन में कुछ शव प्राप्त हुए हैं, सब मिले हैं, उसकी खोदने का जो काम है, मुझे उम्मीद है वो अगले 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। किंतु जो हमारे ऑपरेशन हैं वो लगातार जारी रहेंगे। हम आखिरी आदमी तक सर्च करेंगे और ऑपरेशन को जारी रखेंगे।
चमोली के सीएमओ जीएस राणा ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि टनल में फंसे लोग 4-5 दिन तक जीवित रहे होंगे। सीएमओ के मुताबिक कोई भी आधे घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। इसके पहले एडिशनल सीएमओ डॉक्टर एमएस खाती ने न्यूज 18 से कहा था कि कुछ लोग 3-4 दिन या से ज्यादा भी जिंदा रहे होंगे। ऋषिगंगा में आई बाढ़ के बाद रेस्क्यू टीम को टनल से जो शव मिले हैं उनका पोस्टमार्टम कराया गया है, लेकिन टनल में फंसे इन लोगों की मौत कब हुई होगी, इसको लेकर चमोली जिले के मेडिकल अफसरों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। सीएमओ और एडिशनल सीएमओ की राय एकदम अलग है। अभी तक यही लग रहा है कि जो जिनकी भी डेथ हुई है मेनली सफोकेशन से ही डेथ हुई है, दम घुटने से डेथ हुई है या कीचड़ में डूबने से डेथ हुई है। अभी तक यही निकल के आ रहा है और कुछ लोगों की डेथ आज से 4-5 दिन पहले भी हो गई है, कुछ लोगों की 2 दिन पहले हुई है। इस तरह से चैनल के द्वारा श्री एमएस खाती के बयानों के आधार पर ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है कि तपोवन टनल में 4 से 5 दिन तक जिंदा होने की संभावना थी। श्री खाती को मैंने केवल प्रशासनिक दायित्व दिए गए हैं। उनके द्वारा किसी भी शव का न तो पोस्टमार्टम किया गया है, न कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पास है। उनके द्वारा यह दिया गया बयान त्रुटिपूर्ण है और मैं अपनी संभावना व्यक्त करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चोटें आई हैं इस प्रकार की चोटों में आधे घंटे से ज़्यादा भी कोई भी व्यक्ति जीवित रहना असंभव है। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना को, ये सिर्फ कहावत नहीं है, ऐसा हकीकत में भी होता है। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट से करीब 200 मीटर ऊपर पहाड़ में अपने घर में बैठी मंजू रावत को बवंडर अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश की। इस घर में मंजू के साथ रजनी राणा और 5 साल की भतीजी प्रियंका राणा भी थी। आपदा के समय घर के दरवाजे झटके से बंद हो गए और तीनों एक ही कमरे में बंद हो गए। करीब 2 घंटे बाद घर के पीछे की दीवार तोड़कर तीनों को सकुशल बचाया गया। हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात ने उसी घर का जायजा लिया और आपदा के दौरान फंसी रही मंजू से बात की। जी मैंने बहुत जोर से चिल्लाई, मैं कोशिश की कि मेरी माँ को मेरी आवाज पहुंचे, क्योंकि मम्मी को भी मैंने छोटी सी फोन दे रखी थी पर वो फोन भी यहीं कहीं छूट रखा था, तो आवाज ही देनी थी और कर भी क्या सकती थी। उसके बाद मम्मी को मैंने कहा गांव वालों को बोलो कि पीछे के दीवार तोड़ के हमको निकालो, हम मरना नहीं चाहते। फिर अपने हाथ से हमने खुद उस रूम से इस रूम तक आने के लिए खुद ही अपना रास्ता बनाया, क्योंकि वहाँ भी पूरा मलबा भर रखा था। खिड़की ऐसी खिड़की थी लोहे की, वो हमारे ऊपर गिरी, उसको भी उधर के बाहर 2 बड़े बड़े सेंटेक्स रखे थे, वो टूट के उनकी ढक्कन नहीं होती, वो हमारे मुंह पे गिरे। अब क्या करना सर, उन्होंने हम फंसे तो दीवार तोड़ना ही था। अच्छा, तो फिर उससे निकाला बाहर? हाँ, तब दीवार तोड़ के निकाला बाहर तीनों को। अच्छा, तो आपकी बेटी थी? एक लड़की थी, एक बहन थी और एक फूफू थी, 3 थे। अच्छा, तो बेटी कितने साल की थी? 5 साल। मैं आपको मंजू के घर की हालत दिखाने की कोशिश करता हूं। आप देखिए कि बड़े मात्रा में यहाँ घर में पूरा मलबा पसरा हुआ है। ये एक रूम था और उसके बाद अन्य रूम इधर थे। ये पूरी तरह से ये देखिए दरवाजे खिड़की सब टूटकर यहाँ आई हुई हैं। पूरा मलबा खचाखच भरा हुआ है। दूसरे कमरे चूँकि उनकी छत भी ढह गई है तो किसी भी तरह के काम के नहीं रहे। ये किचन रूम था जहाँ पर खाना खुना बना करता था। ये फ्रीज भी पूरी तरह से मलबे में दबा हुआ है। पूरा सामान इस मलबे में दब गया। ये खिड़की थी, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा ये मलबा, इसके नीचे लंबा चौड़ा यहाँ पर मैदान था, उसके बाद खेत थे। पूरा मलबा नदी से करीब 150-200 मीटर ऊपर और यहाँ तक बाढ़ आई थी और पूरे घर को तबाह करके ले गई। आप ज़्यादा बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि फिर नीचे पूरी खाई बन गई है नदी तक, करीब 150 से 200 मीटर ऊंची। तो ये उस बाढ़ का भयानक रूप है। ये तबाही का मंजर आज भी इस बात की गवाही दे रहा है कि 7 फरवरी को जो बवंडर ऋषिगंगा घाटी में आया था उसने सब कुछ तबाह कर दिया। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौप्रभात, ऋषिगंगा घाटी, न्यूज़ 18। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज टिहरी लेक फेस्टिवल का शुभारंभ किया। सीएम ने देव डोलियों से आशीर्वाद लेते हुए टिहरी झील में कयाकिंग कनोइंग के साथ कार रैली को हरी झंडी भी दिखाई। इस मौके पर आर्मी द्वारा हेलीकॉप्टर से स्काई डाइविंग की गई। चमोली आपदा के चलते इस बार फेस्टिवल में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। सीएम ने कहा कि हम आपदा से भी लड़ेंगे और टिहरी महोत्सव के लिए दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को भी निराश नहीं करेंगे।
साथ में आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा शुरुआत कर दी गई है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, चमोली में आपदा आई, उसके बाद फिर टिहरी लेक फेस्टिवल को लेकर काफी असमंजस की स्थिति थी। देखिए, असमंजस था, लेकिन हमने ये निर्णय किया कि हम आपदा से लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए थे उनको सबको निरस्त करके और सादगीपूर्ण तरीके से टिहरी लेक महोत्सव मनाया जाए, उस एक निश्चित करने के बाद यहाँ पर ये महोत्सव आज यहाँ पर शुरू हुआ है। प्रतापनगर क्षेत्र जो टिहरी से प्रभावित है, आपने कहा था उसके डेवलपमेंट के लिए काफी प्रयास किया जा रहा है। देखिए, टिहरी झील जब डेवलप होगी तो टिहरी झील के एक तरफ प्रतापनगर विकासखंड है, एक तरफ जखौली है, एक तरफ छाम है, और इसलिए जब टिहरी लेक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो इसका मतलब पूरी सराउंडिंग है, उसका पूरे का डेवलपमेंट किया जाएगा। थैंक यू सर। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का आपका कहना है कि जो टिहरी लेक फेस्टिवल के जरिए टिहरी को एक अलग पहचान मिलेगी और साथ ही साथ जो प्रतापनगर क्षेत्र जो टिहरी झील से प्रभावित है उसके विकास के लिए भी सरकार लगातार योजनाएं बना रही है और एक अच्छा पर्यटन का मैसेज टिहरी लेक से जाना चाहिए। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी। किसान आंदोलन के बाद कांग्रेस खुद को कुमाऊं के तराई में मजबूत मानकर चल रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के कई नेता ऐसी सीटें तलाश रहे हैं जहां खेती किसानी अच्छी खासी हो। तराई में कांग्रेस नेता तिलकराज बेहड़ की इच्छा ने अपनी ही पार्टी को असहज कर दिया है। दरअसल बेहड़ रुद्रपुर सीट को छोड़ किच्छा विधानसभा से चुनावी ताल ठोकने के मूड में हैं। ऐसे में किच्छा से टिकट पाने की आस में बैठे नेता परेशान हैं और बेहड़ को बाहरी बताकर विरोध जता रहे हैं। इस सब के बीच बेहड़ ने खुद को किच्छा का ही स्थानीय निवासी बताकर लोगों से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया है। नहीं, लंबा अरसा नहीं, मैं मलसा गिरधरपुर का रहने वाला हूँ और इसी कॉन्स्टेंसी का रहने वाला हूँ। 5 चुनाव मैंने किच्छा से लड़े हैं, 4 चुनाव जीता हूं मैं यहाँ से। तो बाहरी क्या, बाहरी तो पर किसके लिए कह रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, और मैं तो स्वयं यही का हूँ और जो बाहरी है वो समझे बाहरी। मैं तो अपने आप को कभी किच्छा रुद्रपुर में कोई अंतर नहीं है। तिलकराज बेहड़ 2 चुनाव रुद्रपुर से लड़कर हार चुके हैं। ऐसे में कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने बेहड़ को किच्छा में नई आस दे दी है, क्योंकि किसानों से भरी सीट पर उनका वोट खासा निर्णायक साबित हो सकता है। हालांकि पूर्व सीएम हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि टिकट पर अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान ही करेगा। कांग्रेस के अंदर टिकट केवल कांग्रेस प्रेसिडेंट देती हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी देती हैं और वो प्रदेश के नेतृत्व की राय से देते हैं, उनकी सलाह लेकर के देते हैं। किच्छा से साल 2017 में मुख्यमंत्री रहते हुए खुद हरीश रावत चुनाव लड़े थे, जिन्हें 2% वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बेहड़ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अपनी स्थानीय पकड़ के सहारे इस अंतर को वो भर देंगे। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रामनगर के ओखल ढूंगा और काशीपुर रोड पर 2 अलग-अलग हादसों में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ओखल ढूंगा में बेताल घाट जा रही एक पिकअप गाड़ी खाई में गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि काशीपुर रोड पर एक ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। ओखल डूंगा में एक पिकअप गिर गई थी, जिसमें रामनगर में अस्पताल में 3 डेड बॉडी लाई गई है। उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है। और इसके अलावा सुबह एक पिकअप और एक मोटरसाइकिल रामनगर काशीपुर रोड पर एक्सीडेंट हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया है। शिक्षा विभाग अब उन गरीब स्कूली बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है जो आर्थिक तंगी के कारण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाते। राज्य के गरीब बच्चों को अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने ऐसे बच्चों के लिए एक मोबाइल ऐप डिजाइन किया है, जिसमें प्रश्न पत्र और उसके उत्तरों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि बच्चे जैसे जैसे प्रश्न पत्र को हल करेंगे उन्हें 50 रुपए मिलेंगे। इस योजना से उन्हें 1000 रुपए तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिससे बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। एक औरो स्कॉलरशिप ऐप का कल ही जो है शुरू किया गया है। इसमें यह है कि बच्चे जो हैं 21 क्वेश्चन उसमें होंगे, क्वेश्चन होगा क्लास वाइज, तो उसको तैयार करेंगे और 1 महीने में वो 20 बार दे सकते हैं। 1 बार निकालेंगे तो 50 रुपये बच्चे को मिलेंगे, 20 बार करेंगे तो 1000 रुपये मिलेंगे। वहीं योजना को टीचर्स और स्टूडेंट बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि ये ऑफलाइन भी होनी चाहिए, तभी पहाड़ के बच्चों को फायदा मिलेगा।
फ़ायदा तो बच्चों को होगा, लेकिन 100% मैं नहीं कह सकती कि 100% बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। पर जो बच्चे पहाड़ में हैं उन्हें भी मौका मिलेगा स्कॉलरशिप लेने का। ये ऑनलाइन स्कॉलरशिप होगी। इसके लिए हम एक सुविधा कर सकते हैं कि उनको जो बिना कनेक्टिविटी के ऑफलाइन मोड में जो हम तैयार कर सकते हैं इलेक्शंस को, और उनको वो दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनका पेपर लिया जा सकता है। बहरहाल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए ये एक अच्छी योजना है, जिससे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख का ऐलान हो गया है। 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 पर कपाट खोलने का फैसला लिया गया। इसकी घोषणा नरेंद्र नगर राजमहल से की गई। इस साल जो कपाट जो खुलेंगे वो 18 मई को है, और जो गाड़ू तेज या गाड़ू घड़ा का जो हमारे यहाँ होता है वो 29 अप्रैल को है, 29 अप्रैल, और कपाट है 18 मई। और श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहते हैं? जी, श्रद्धालुओं से क्या? श्रद्धालु मैं यही कह रहा हूँ कि आप ज़रूर आइए, कोविड का ध्यान ज़रूर रखिएगा, और सरकार ने पूरी व्यवस्था की है आप लोगों के लिए, और आप दर्शन करिए। आपकी जो यात्रा हो वो मंगलमय हो, और आपको खूब खुशी भगवान प्रदान करे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए महाबहस।